हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। तो कैसी रही आपकी दिवाली? आशा करता हूँ सभी की अच्छी रही होगी। लेकिन भैया, अब दिवाली निकल चुकी है और आपकी एग्ज़ाम पास आ चुकी है, तो पढ़ाई कर दीजिए, यानी कि पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। देखो, आज की इस क्लास में मैं आपको करवाने वाला हूँ कोशिका विभाजन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सभी प्रश्न आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, विशेषकर जो रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, आरआर विजयी, आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं। उन बच्चों के लिए तो ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत करूंगा और हाई लेवल तक लेके जाने वाला हूँ। आज की इस क्लास में मैं आपको 5 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, लेकिन इन 5 क्वेश्चनों में आपका बेस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपने कोशिका विभाजन वाला चैप्टर की थ्योरी पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं इतनी गारंटी दे देता हूं कि अगर आप मेरे साथ शुरू से लेकर के एंड तक जुड़े रहे तो कोशिका विभाजन से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं प्रत्येक क्वेश्चन के साथ साथ में आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हुआ चलूंगा, जिससे आपको भविष्य में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि मैं थ्योरी पढ़ के आया हूँ या क्वेश्चन रट के आया हूँ। आपको रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हम आसान भाषा में एक एक चीज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना है। मेरे भाई चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। हेडिंग लगा देता हूं, कोशिका विभाजन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। कोशिका विभाजन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। सारी चीजें समझ में आएगी भैया। एक क्वेश्चन देख लीजिए, अगर आपको पसंद आता है तो ठीक है, नहीं तो वैसे भी यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासें पड़ी हुई है। लेकिन आपको ऐसी बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपका क्वेश्चन छूटे और आपको समझ में ना आए। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में आपको ये समझ में आ जाएगा कि भैया एक्चुअली में कोशिका विभाजन क्या होता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उसके बाद में ऑप्शन को पढ़ना और फिर इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि आपको भी रिवीजन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एक कोशिका विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती है तो उसे क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन, ऑप्शन नंबर बी है सेल यानी कि कोशिका, ऑप्शन नंबर सी है कैरियोकाइनेसिस और ऑप्शन नंबर डी है साइटोकाइनेसिस। इस कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस के बारे में आगे हम आपको बताएंगे, अभी समय नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि हर चीज को जल्दी में नहीं बता सकते, एक निश्चित समय आने के पश्चात ही उसका अगर उल्लेख किया जाए तो बेहतर रहता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो, इसमें लिखा गया है कि एक कोशिका विभाजित होकर के 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती है तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है भैया सेल डिवीजन, अर्थात कोशिका विभाजन, अर्थात कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन क्या होता है, ध्यान से समझिए। डेफिनेशन आपने पढ़ी कि कोई कोशिका है, मान लीजिए कोई कोशिका है, ये विभाजित होकर के, यानी कि इसका विभाजन होगा। विभाजन का मतलब होता है विभाजन का मतलब होता है टूटकर, यानी कि विभाजन होकर, डिवाइड होकर। अपन कहते हैं ना 2 भागों में, जैसे कि कोई कोशिका है, अब ये विभाजित होगी यानी कि 2 भागों में बट जाएगी। 2 भागों में तो बटना नहीं कह सकते, लेकिन वो विभाजित हो जाती है, वो डिवाइड हो जाती है। तो डिवाइड होकर के यानी कि विभाजित होकर के ये 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है। मान लीजिए हमने 2 कोशिका बना दी, बीच में क्या हुआ, बीच में विभाजन हुआ है कि नहीं है। ये कोई कोशिका है, ये विभाजित हुई और विभाजित होकर के इन्होंने 2 कोशिका बना ली। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को ही कहा जाता है कोशिका विभाजन। या तो आप विभाजन लिख दीजिए या फिर इसे कह सकते हैं आप कोशिका विभाजन। यानी कि कोशिका विभाजन के तहत कोई कोशिका डिवाइड होती है,
यानी कि विभाजित होती है और विभाजित होकर के या दो से अधिक कोशिका उत्पन्न करती है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? उस प्रोसेस को कहा जाता है कोशिका विभाजन। जो कोशिका डिवाइड हुई है यानी कि जो कोशिका विभाजित हुई है उस कोशिका को कहा जाता है मात्र कोशिका। उस कोशिका को क्या कहा जाता है? मात्र कोशिका। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और जो दो नई कोशिकाओं का निर्माण हुआ है, जो नई कोशिका है भाई, या तो नई कोशिका है, नई कोशिका है, और ये पुरानी कोशिका है। तो जो पुरानी कोशिका है वही तो डिवाइड हुई है, वही तो विभाजित हुई है। तो जो पुरानी कोशिका है उस पुरानी कोशिका को क्या कहेंगे? मात्र कोशिका। और जो नई कोशिका है जिनका निर्माण हुआ है उन्हें हम कहते हैं भैया पुत्री कोशिका। पुत्री कोशिका भी कह सकते हैं और संतति कोशिका भी कह सकते हैं। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो अगर आज के बाद में आपसे कोई कोशिका विभाजन के बारे में पूछे कि एक्चुअली में कोशिका विभाजन क्या है, तो कुछ नहीं है। कोई कोशिका है, ये अपने आप को डिवाइड करती है कि नहीं? ये अपने आप को विभाजित करती है कि नहीं है? और विभाजित होकर के ये कोशिका एक से अनेक कोशिका बनाती है, या आप ये कह सकते हो कि या दो से अधिक कोशिकाओं का निर्माण करती है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है कोशिका विभाजन। जो पुरानी कोशिका है यानी कि जो डिवाइड हुई है, जो विभाजित हुई है, उस कोशिका को कहा जाता है मात्र कोशिका। जो नई कोशिका बनी है उन नई कोशिकाओं को कहा जाता है पुत्री कोशिका या संतति कोशिका। तो मैंने आपसे क्वेश्चन में यही पूछा है। इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया कोई एक कोशिका है, अब वो कोशिका विभाजित होकर के दो या दो से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे भैया कोशिका विभाजन कहा जाता है, सेल डिवीजन कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेल डिवीजन। तो बोलो, क्या क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये चीज समझ में आई कि एक्चुअली में कोशिका विभाजन क्या होता है, ये सेल डिवीजन क्या होता है? अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और भी हम आपको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, बस आप हमारे साथ शुरू से लेकर के एंड तक जुड़े रहना। लेकिन ट्यूशन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप में से बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, है कि नहीं है, लेकिन उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करके रखा। लेकिन मैं सबसे पहले कह देता हूँ कि मेरे भाई, जो भी भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो वीडियो देखते हैं, जो हमारे क्वेश्चनों का आंसर देते हैं, वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि आपको एक रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ वो लाल रंग का जो बटन है उसको दबाना है जिस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास जैसे ही हम वीडियो डालें तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो ये तो पहली बात हो गई। ये तो आपकी मर्जी है भैया, आप करो या ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है कि नहीं है। लेकिन अब जो मैं बातें बताने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर उन कामों को अगर आप नहीं करते हो तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो बातें क्या है, तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले, जिस भी भाई ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके ज्वाइन कर लेना। ऐसा मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, उसका एक बहुत अच्छा रीजन ये है क्योंकि मैं बायोलॉजी का वहाँ पर चैप्टर वाइज मैं आपको वहाँ पर क्वाइज के रूप में, क्वाइज डालते हैं ना, क्वाइज, फिर जैसे कि कोई क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक आंसर टिक करना होता है, वैसे क्वाइज के रूप में वहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। रोज 15 से 20 क्वेश्चन हर रोज डालता हूँ टेलीग्राम चैनल पर। लगभग 450 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं हमारे पास टेलीग्राम चैनल पर, जो हर रोज उन क्वेश्चनों का आंसर देते हैं। वो भी किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो बायोलॉजी के हम चैप्टर वाइज वहाँ पर आपको रिविजन करवाते हैं, है कि नहीं है। साथ ही साथ में वहाँ पर हम PDF डालते हैं, जो कोई आपकी एग्जाम से रिलेटेड कोई अच्छी सूचना होती है तो वो सूचनाओं को तुरंत आपके पास पहुँचाते हैं। अच्छी वीडियो के लिंक शेयर करते हैं ताकि आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट मिल सके और आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन हो सके भैया। तो पहली बात तो यह है, जिस भी भाई ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। क्योंकि जो क्वेश्चन मैं यूट्यूब पर कम्युनिटी पोस्ट में, आप सभी को पता है, मैं यूट्यूब पर कम्युनिटी पोस्ट में सुबह 4 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक हर 2 घंटे में, यानी कि सुबह 4 बजे, फिर 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे, फिर शाम को 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे, ऐसे हम लगातार क्वेश्चन डालते रहते हैं हर 2 घंटे में।
ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके। अभी फिलहाल कोशिका विभाजन से संबंधित क्वेश्चन मैं यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में डालता हूँ, जिसका आंसर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट देते हैं। लगभग 2-4 हज़ार स्टूडेंट तो हर रोज प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देते हैं मेरे भाई। इसलिए आप भी दीजिए, आपको भी फायदा मिलेगा। तो वहां पर मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, यानी कि क्वेश्चन डाल रहा हूँ। जैसे ये चैप्टर के समाप्त होगा कम्युनिटी पोस्ट में, वैसे ही आपको भैया पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, है कि नहीं है। तो टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ डाउनलोड करके वहां से आप अपने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस लगवा सकते हैं। साथ ही साथ में मैं यहाँ पर आपको रिविजन करवा रहा हूँ एक एक क्वेश्चन का, है कि नहीं है। चाहे आपने थ्योरी पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको सारी चीजें समझ में आएगी भैया। बस हमारे साथ जुड़े रहना, आपको सारी चीजें सीखने को मिलेगी। इसलिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, और कम्युनिटी पोस्ट में जो रोज के 10 क्वेश्चन डालता हूँ, उन क्वेश्चनों का आंसर भी आप जो रोज के 10 क्वेश्चन डालता हूँ तो उन क्वेश्चनों का आंसर भी आपको जरूर देना है। और जो वीडियो डालता हूँ उसको तो देखना ही देखना है भैया। नहीं देखोगे तो कहीं ना कहीं अपने जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है उनसे आप पीछे रह जाओगे भैया, ठीक है। तो चले आगे। ओके ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, चले। ओके देखिए भैया, यह रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने क्या जाना कि एक्चुअली में कोशिका विभाजन क्या होता है, सेल डिवीजन क्या होता है। इस क्वेश्चन में भी आपको बहुत अच्छी चीज सीखने को मिलेगी, ध्यान से समझना मेरे भाई। साथ ही साथ में आपको कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि ओमनिज सेलुला ई सेलुला, ये एक कथन है। तो आपसे पूछा गया है कि ये कथन किसने दिया। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि एक्चुअली में है क्या। आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए रूडोल्फ विर्चो, ऑप्शन नंबर बी है रोबोट, ऑप्शन नंबर सी है रोबोट ब्राउन, ऑप्शन नंबर डी है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। बताइए ओमनिज सेलुला ई सेलुला ये कथन किसने दिया। ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। देखिए आपने कोशिका वाला चैप्टर पढ़ा है, तो उसमें मॉडर्न सेल थ्योरी के बारे में चर्चा की जाती है। मॉडर्न सेल थ्योरी के बारे में चर्चा की जाती है, यानी कि आधुनिक कोशिका सिद्धांत के बारे में चर्चा की जाती है कि नहीं है। तो आपसे पहली बात तो यह है कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन-स्वान ने दिया था, लेकिन आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेरे भाई याद रखना, आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया था रूडोल्फ विर्चो ने। किसने दिया था? रूडोल्फ विर्चो ने। और कब दिया था? 1855 में। रूडोल्फ विर्चो ने दिया था भैया, कब दिया था? 1855 में। और इन्होंने एक कथन दिया था इस आधुनिक कोशिका सिद्धांत को समझाने के लिए। वो कथन क्या था? वो कथन था भैया ओमनिज सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि प्रत्येक नई कोशिकाओं का निर्माण उसकी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। इसका मतलब यह है भैया इस कथन का। ओमनिज का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्राचीन, जो पुरानी है। सेलुला का मतलब होता है सेल, यानी कि कोशिका। ई का मतलब होता है अप टू, यानी कि से। और सेलुला का मतलब होता है सेल, यानी कि कोशिका। यानी कि कोशिका से कोशिका का निर्माण होता है, जो पुरानी कोशिका है। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है कि प्रत्येक नई कोशिकाओं का निर्माण उसकी पूर्ववर्ती, यानी कि जो पहले वाली कोशिका है, जो पुरानी कोशिका है, उस पुरानी कोशिकाओं से होता है। तो ये कथन दिया था भैया रूडोल्फ विर्चो ने। कब दिया था? 1855 में। और ये कथन किसका है? ये आधुनिक कोशिका सिद्धांत का कथन है भैया, जिसमें इन्होंने ये बताया था कि भैया जो नई कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वो पहले वाली कोशिकाओं से होता है। इन्होंने यही तो कहा था कि जो पुरानी कोशिका है वो पुरानी कोशिका डिवाइड होती है, इससे भैया नई कोशिकाओं का निर्माण होता है कि नहीं? किस प्रोसेस के तहत होता है? तो कोशिका विभाजन के तहत होता है।
कोशिका विभाजन के तहत होता है भैया। तो इन्होंने क्या कहा कि कोई कोशिका है, यानी कि एक कोशिका है, ये अपने आप को डिवाइड करती है और डिवाइड करके एक से अनेक कोशिका बनाती है या दो से अधिक कोशिका बनाती है। जिस प्रोसेस के तहत बनाती है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कोशिका विभाजन। तो इसको थोड़ा सा घुमा फिरा कर लिख दिया। बात तो एक ही है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कोशिका विभाजन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, यानी कि वह कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये पुष्टि की थी, यानी कि भाई कि एक कोशिका से अनेक कोशिका कैसे बनती है, तो रुडोल्फ विर्चो 1855। आधुनिक कोशिका सिद्धांत यही था भैया कि प्रत्येक नई कोशिकाओं का जो निर्माण है वो उसकी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है, यानी कि उसकी प्राचीन कोशिकाओं से होता है। ये देखो, ये कोई कोशिका है, डिवाइड करके इन्होंने नई कोशिका बनाई है। जिस प्रोसेस के तहत बनाई है वो प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेस ही कोशिका विभाजन है भैया। इस पूरी प्रोसेस को ही कोशिका विभाजन कहा जाता है। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, जैसे कि आधुनिक कोशिका सिद्धांत किस वर्ष दिया गया था? 1855 में दिया गया था। आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया? रुडोल्फ विर्चो ने। ओमनी सेलुला ई सेलुला, ये कथन किसने दिया? रुडोल्फ विर्चो ने दिया। इस कथन का तात्पर्य क्या है? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का तात्पर्य क्या है कि प्रत्येक नई कोशिकाओं का जो निर्माण है वो उसकी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? मेरे भाई बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल हम आसान भाषा में बिल्कुल धीरे धीरे एक एक चीज को समझते हुए चल रहे हैं। बोलो, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिए। कोशिका विभाजन में किसी को कोई प्रॉब्लम कि एक्चुअली में कोशिका विभाजन होता है क्या है? और आधुनिक जो कोशिका सिद्धांत है जो रुडोल्फ विर्चो ने दिया था 1855 में, इसमें कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये कथन आपसे आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इसका मतलब पूछा जा सकता है, ये किसने दिया है ये कथन, ये पूछा जा सकता है, कब दिया गया है ये पूछा जा सकता है। डायरेक्ट आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आधुनिक कोशिका सिद्धांत का निम्न में से कौन सा कथन है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है मेरे भाई। तो यहां तक आशा करता हूं आपको किसी भी भाई को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। बोलो, मैं कह रहा हूं अगर आप हमारे साथ जुड़े रहे एंड तक तो आपको जिस तरीके से आपने 2 क्वेश्चन सीखे हैं वैसे ही हम आपको सारा कोशिका विभाजन वाला चैप्टर सिखा देंगे। बस शर्त हमारी यह है कि आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा भैया। बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। चले? बोलो चले? ओके। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो इजी क्वेश्चन है। हाँ, मानता हूं मेरे भाई इजी क्वेश्चन है, लेकिन हमारा फर्ज बनता है, जो भाई मान लीजिए किसी भाई को इस चैप्टर से प्रॉब्लम हो, जिसको बिल्कुल भी नहीं आता है कि नहीं है, तो उसको बताने के लिए हमें बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन भी करवाने पड़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको ईजी लग रहा है, लेकिन हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी चाहे ईजी हो, लेकिन हमारा फर्ज तो बनता है हम उस क्वेश्चन को जरूर करें। बताइए, कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 4, ऑप्शन नंबर डी है 5। बताइए, तो जो कोशिका विभाजन होता है ना मेरे भाई, वो 3 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। देखो, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन। अब कोशिका विभाजन तो आप सभी को पता है, कोई कोशिका है ये अपने आप को डिवाइड करती है, यानी कि विभाजित होती है और 2 या 2 से अधिक नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। इस पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कोशिका विभाजन कहा जाता है। जो कोशिका डिवाइड होती है उसे मात्र कोशिका कहा जाता है, ये चीज भी आपको पता है। और जो नई कोशिका बनती है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम पुत्री या फिर संतति कोशिका कहते हैं। भाई ये चीज तो आपको पता है भाई, मैं आपका ऐसे ही रिवीजन करवा दूंगा, आपके घर पे जा करके रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन भैया इन क्वेश्चनों को नोट कर लेना प्लीज, आपके काम जरूर आएंगे ये क्वेश्चन। बस थोड़ा सा मेरा इतना सा कहना है, नोट कर लेना मेरे भाई, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो इतनी बात तो क्लियर, आपको कोशिका विभाजन के बारे में पता है। अब कोशिका विभाजन के प्रकार कितने हैं? तो ये 3 प्रकार के होता है। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। ठीक है भैया। पहला देखो, पहला कौन सा है? पहला कौन सा है मेरे भाई? तो पहला है भैया समसूत्री विभाजन है। अरे यार, ठीक है, पहला कौन सा है? पहला है समसूत्री विभाजन। माइटोसिस
सेल डिवीजन। ठीक है, दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। अभी हट जाऊंगा मैं। अर्धसूत्री विभाजन ये होता है मियोसिस सेल डिवीजन, और एक होता है असूत्री विभाजन। ठीक है, एमाइटोसिस सेल डिवीजन। बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं आपको फिर से दोबारा से कोशिश करूंगा समझाने के लिए। देखो भैया, मैं छोटी से छोटी चीजें मैं छोटी से छोटी चीजें आपको क्यों सिखा रहा हूँ? इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि जब मैं आपको अलग से समसूत्री विभाजन के बारे में बताऊं या अर्धसूत्री विभाजन के बारे में बताऊं तो आपको पता होना जरूरी है कि एक्चुअली में है क्या। यहाँ पे मैं आपको छोटी छोटी चीजें सिखाऊंगा, लेकिन इन चीजों को जब हम बड़े लेवल पर देखेंगे तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तविकता में ये चीज है क्या, है कि नहीं है। तो पहले मैं स्लाइड चेंज कर देता हूं, उसके बाद में आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। चले भैया आगे। हाँ, अब रिवीजन करवा देता हूँ। देखो, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कोशिका विभाजन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो कितने प्रकार का होता है मेरे भाई? 3 प्रकार का। कोशिका विभाजन के बारे में आप सभी को पता है, कोई कोशिका है वो विभाजित होती है, डिवाइड होती है, 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं का निर्माण करती है। ठीक है, जो कोशिका डिवाइड हुई है उसे मातृ कोशिका कहते हैं, पेरेंट सेल भी कहा जाता है। जो नई कोशिका बनी है उसे डॉटर सेल या पुत्री कोशिका, संतति कोशिका भी हम कहते हैं। ठीक है, तो कोशिका विभाजन के बारे में आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया। ये 3 प्रकार की होती है, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन को कहा जाता है माइटोसिस सेल डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन को कहा जाता है मियोसिस सेल डिवीजन और असूत्री विभाजन को कहा जाता है एमाइटोसिस सेल डिवीजन। असूत्री विभाजन के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इन दोनों के बारे में मैं आपको बता देता हूं। समसूत्री जो विभाजन होता है वो कायिक कोशिकाओं में होता है। हम हमारे शरीर के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे शरीर में जो समसूत्री विभाजन होता है वो कायिक कोशिकाओं में होता है। किसमें होता है? कायिक कोशिकाओं में। अब कायिक कोशिका कौन सी है? वह कोशिका जो अपनी काया का निर्माण करे, अपने शरीर का निर्माण करे, वो कोशिका होती है कायिक कोशिका। जैसे कि आपके गाल की, नाक की, हाथ की, पैरों की, शरीर की, है कि नहीं? ये कौन सी कोशिका है? ये कोशिका है भैया काया की कोशिका, यानी कि हमारे शरीर की कोशिका। तो वह कोशिका जो कायिक कोशिकाओं का निर्माण करती है वो कोशिका होती है भैया समसूत्री, यानी कि वो कोशिका विभाजन होता है समसूत्री विभाजन, यानी कि माइटोसिस सेल डिवीजन। क्या मेरी बातों को आपने ध्यान से सुना? मैं से कह रहा हूं कि वह कोशिका जो आपके शरीर का निर्माण करती है, उन कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वो भैया समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है, माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा होता है। यानी कि मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, जैसे कि मेरा हाथ है, अब मेरे हाथ की कोई कोशिका है। अब जब मेरा जन्म था तो मेरा हाथ भैया छोटा था, बिल्कुल इतना सा था, लेकिन यहाँ पर कोशिकाओं का विभाजन हुआ, एक से बहुत सारी कोशिकाएं बनी, तब जाकर के तुम मेरे हाथ ने वृद्धि की, है कि नहीं है? तब जाकर तो मेरे हाथ ने वृद्धि की। तो यहाँ पर एक कोशिका से अनेक कोशिकाएं जो बनी है वो किस विभाजन के द्वारा बनी है? वो समसूत्री विभाजन के द्वारा बनी है, वो माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा बनी है। आ गई बात समझ में? जब मेरा जन्म था तो मैं बिल्कुल छोटा था, है कि नहीं है? उसके बाद में लगातार वृद्धि होती रही, आज मैं आपके सामने इतना बड़ा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, है कि नहीं है? तो ये जो विभाजन हो रहा है आपकी कोशिकाओं में लगातार, या आपकी कोशिकाओं में जो लगातार विभाजन हो रहा है वो कौन सा विभाजन हो रहा है? वो समसूत्री विभाजन हो रहा है, वो माइटोसिस सेल डिवीजन हो रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? हमारे शरीर यानी कि हमारी काया की जो कोशिका है उसमें किस प्रकार का विभाजन होता है? उसमें समसूत्री विभाजन होता है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, जनन कोशिका ये हमारी जनन कोशिकाओं में होती है, सॉरी अर्धसूत्री जो विभाजन होता है ये जनन कोशिकाओं में होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जनन कोशिका क्या है? तो वह कोशिका जो जनन में सहायक होती है। अब ये जनन क्या होता है? तो हमारे जैसे नए जीव का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है, प्रजनन कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। जैसे कि हम जो है हमारे जैसे नए जीव का निर्माण करते हैं, है कि नहीं है?
जो गाय है वो अपने जैसे नए जीव का निर्माण करती है, भैंस जो है वो अपने जैसे नए जीव का निर्माण करती है कि नहीं है। तो हम जो हमारे जैसे नए जीव के निर्माण में जो कोशिका सहायक होती है, उन कोशिकाओं को कहा जाता है एक्चुअली में जनन कोशिका। जैसे आपने नाम सुना होगा स्पर्म और एग, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु। तो शुक्राणु और अंडाणु में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी कि म्यूसिस सेल डिवीजन होता है। तो ये दो चीजें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हमारे शरीर की कोशिकाओं का जो निर्माण हो रहा है वो किसके द्वारा? समसूत्री विभाजन के द्वारा। और जनन कोशिकाओं का जो निर्माण हो रहा है वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। या फिर हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं, हमारी काया की जो कोशिकाएं हैं, उनमें किस प्रकार का विभाजन है? उसमें समसूत्री विभाजन होता है भैया। और जो जनन कोशिकाएं होती है उसमें किस प्रकार का विभाजन होता है? उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना आपको याद रखना है। असूत्री विभाजन के बारे में हम बाद में बताएंगे, इसको भूल जाइए कि ये भी कोई प्रकार है 2 मिनट के लिए। लेकिन वैसे ही आपको याद रखना है कि कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है। फिलहाल जो मैं चीजें आपको सिखा रहा हूँ बस वो चीजें याद रखिए, 100 में से 100% आपको फायदा मिलेगा। मैं कह रहा हूँ कि मैं क्वेश्चन आपको इस लेवल से करवा दूंगा, इस तरीके से करवा दूंगा कि आपको बिल्कुल भी थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है मेरे भाई। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहोगे तो हो सकता है कि भैया इसकी 2 क्लास लगे, चाहे 3 क्लास, चाहे 4 क्लास, चाहे 5 क्लास। लेकिन अगर ये 4-5 क्लास देख लेते हो तो आपको बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता नहीं है। सारी की सारी ये चीज़ें मैं आपको क्लास में याद करवा दूंगा। तो बताओ, मेरा शरीर का निर्माण जिन कोशिकाओं में हो रहा है, जिन कोशिकाओं से हो रहा है, उन कोशिकाओं में किस प्रकार का विभाजन हो रहा है? समसूत्री विभाजन। ठीक है। अगर मुझे कोई चोट लग गई यहाँ पर, है कि नहीं है, तो मैं इस चोट लगने के पश्चात जो घाव बढ़ता है, तो आप सभी को पता है कोशिका नष्ट हो जाती है, तो वो कोशिकाएं वापस आ जाती है। तो चोट लगने पश्चात घाव, जिस जगह पर घाव हुआ है उसमें किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? तो उसमें समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा ही भैया वो जो घाव है वो आपका भरता है। आपके शरीर की मरम्मत होती है। तो शरीर की मरम्मत के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि भैया शरीर की जो मरम्मत होती है वो किस प्रकार के विभाजन के द्वारा होती है, तो वो समसूत्री विभाजन के द्वारा होती है। अरे भाई सिंपल सी बात है, जिन कोशिकाओं से हमारा शरीर का निर्माण हो रहा है उसमें समसूत्री विभाजन हो रहा है। तो मान लीजिए शरीर इस जगह पर आपको चोट लगी, तो ये भी तो हमारे शरीर के निर्माण में सहायक कोशिका है, तो उनमें भैया किस प्रकार का विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन होगा। अरे भैया जो जनन कोशिका है, शुक्राणु और अंडाणु, उसको छोड़ करके बाकी शरीर की जितने भी कोशिका है उन सभी कोशिकाओं में किस प्रकार का विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है, माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में आपको याद रखना है मेरे भाई, जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आशा करता हूं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। आप ध्यान से समझना, जो मैं बातें कह रहा हूं वो ध्यान से समझना कि समसूत्री विभाजन जो होता है ना, इस विभाजन में जो मात्र कोशिका होती है, इस मात्र कोशिका में जो गुणसूत्रों की संख्या है भाई, जो गुणसूत्रों की संख्या है, मान लीजिए भैया इस मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 है, तो पुत्री कोशिकाओं की जो संख्या, पुत्री कोशिकाओं में जो गुणसूत्रों की संख्या होगी भाई, जो पुत्री कोशिका है, इस पुत्री कोशिकाओं में जो गुणसूत्रों की संख्या है, वो गुणसूत्रों की संख्या भी कितनी रहेगी? तो गुणसूत्रों की संख्या भी भैया 46 रहेगी। तो मैंने आपसे एक चीज कही, मैंने आपसे क्या कहा कि समसूत्री जो विभाजन है, इस समसूत्री विभाजन में जितनी मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होगी, उतनी ही पुत्री कोशिका यानी कि जो नई कोशिका बनी है, उन नई कोशिकाओं में भी भैया गुणसूत्रों की संख्या सेम रहेगी। यानी कि अगर इस मात्र कोशिका में 46 गुणसूत्र है तो पुत्री कोशिका में भी भैया 46 ही गुणसूत्र होंगे भैया। बोलो ये बात किस किस भाई को समझ में नहीं आई? जो मैंने कहा अभी, जो मैंने लाइन बोली है, बोलो ये वाली बात किस किस को समझ में नहीं आई है? मैंने आपसे कहा है कि मात्र कोशिका में जितनी गुणसूत्रों की संख्या होगी उतनी ही गुणसूत्रों की संख्या पुत्री कोशिका में होगी। यानी कि मात्र कोशिका में अगर 46 गुणसूत्र है तो पुत्री कोशिका में भी कितने गुणसूत्र होंगे? 46 गुणसूत्र होंगे। ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यानी कि इसको मैं 2n लिख सकता हूं, 46 गुणसूत्र है तो ये भी 2n हो जाएगा।
हैप्लॉइड और डिप्लॉइड द्विगुणित कोशिका के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, नहीं समझा है तो कोई बात नहीं, आगे हम आपको सब बता देंगे। बस आपको इतना याद रखना है कि जो समसूत्री विभाजन है, इस समसूत्री विभाजन में मैं यहाँ पे डायग्राम भी बना देता हूँ कि मान लीजिए ये कोई मात्र कोशिका है, ये डिवाइड हुई है, इसमें मान लीजिए 46 गुणसूत्र है, तो भैया इससे जो नई कोशिकाओं का निर्माण होगा उस नई कोशिकाओं में भी 46 गुणसूत्र होंगे, उस नई कोशिकाओं में भी 46 गुणसूत्र होंगे। यानी कि समसूत्री विभाजन में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है मात्र कोशिका में, वहीं पुत्री कोशिका में भी भैया गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। तो अगर मैं एक बात कहूं कि वह विभाजन जिसमें मात्र कोशिका में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो पुत्री कोशिका के समान होती है, तो ऐसे विभाजन को हम क्या कह सकते हैं? ऐसे विभाजन को हम क्या समसूत्री विभाजन कह सकते हैं या नहीं कह सकते? डेफिनेशन देखो, मैंने आपसे बस छोटी सी बात कही है कि जो कोशिका विभाजित हुई है, यानी कि हम मात्र कोशिका कहते हैं, तो मात्र कोशिका में अगर 46 गुणसूत्र है तो इससे जो नई कोशिका बनेगी मेरे भाई, इस नई कोशिकाओं में भी 46 ही गुणसूत्र होंगे, दोनों में 46 गुणसूत्र होंगे। तो मात्र कोशिका के बराबर ही पुत्री कोशिका या संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या समान है, तो ऐसे विभाजन को हम क्या कहेंगे? ऐसे विभाजन को हम समसूत्री विभाजन कहेंगे। ऐसे विभाजन को हम क्या कहेंगे? ऐसे विभाजन को हम समसूत्री विभाजन कहेंगे भैया। इस समसूत्री विभाजन में जो मात्र कोशिका होती है और जो संतति कोशिका होती है, इन दोनों में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो भैया समान होती है। बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखो, जो मैं लाइनें आपको जो सिखा रहा हूं ना अभी मेरे भाई, डायरेक्ट आपसे आपके एग्जाम में पूछी गई लाइनें हैं मेरे भाई, इतना याद रखना है आपको। डायरेक्ट आपकी एग्जाम में पूछी गई लाइनें हैं ये। और जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसमें क्या होता है? तो इसमें जो मात्र कोशिका होती है ना, मान लीजिए इस मात्र कोशिका में 46 गुणसूत्र है, इसमें 46 गुणसूत्र है, तो इससे 4 कोशिका निर्माण होता है। पहली बात तो ये आपको याद रखना है, अर्ध कोशिका में, अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिका बनती है, एक कोशिका से 4 कोशिका बनती है, और इसमें एक कोशिका से 2 कोशिका बनती है। ये एक कोशिका है तो इससे 2 कोशिका बन गई, और यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से कितनी कोशिका बनेगी? 4 कोशिका बनेगी, इतना याद रखना है। लेकिन इसमें गुणसूत्रों की जो संख्या है वो आधी हो जाती है। अगर इसमें 46 है तो इन चारों में 23 हो जाएगी, तो इसमें 23 हो जाएगी, तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो मैं अगर आपसे ये चीज कहूं कि भैया वह कोशिका जिसमें मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की जो संख्या है वो मात्र कोशिका से आधी है, तो वो विभाजन कौन सा है? तो वो अर्धसूत्री विभाजन है। अरे कुछ नहीं, बस सिंपल सी बात याद रखनी है कि ये मात्र कोशिका है, मात्र कोशिका में 46 गुणसूत्र है, तो अर्धसूत्री विभाजन, अर्ध का मतलब आधा, सूत्री का मतलब गुणसूत्र कह सकते हो, है कि नहीं? तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है भैया अर्धसूत्री विभाजन में, है कि नहीं? तो मात्र कोशिका में अगर 46 गुणसूत्र है तो पुत्री जो कोशिका होगी, उस पुत्री कोशिका में कितने गुणसूत्र होंगे? तो उसमें भैया आधे गुणसूत्र हो जाएंगे, यानी कि 23 गुणसूत्र हो जाएंगे। अगर ये 2n है तो भैया ये सब nn होंगे। बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैंने आपसे सिंपल सी बात कही है कि समसूत्री विभाजन में जो मात्र कोशिका और जो पुत्री कोशिका है, दोनों में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। जैसे कि मात्र कोशिका में 46 गुणसूत्र है, तो जो पुत्री कोशिका होगी उसमें भी भैया 46 ही गुणसूत्र होंगे। समझ में तो आ रहा है ना आपको? हाँ, इधर देखिए। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में मैंने आपको क्या बताया? अर्धसूत्री विभाजन में मैंने आपको बताया कि मात्र कोशिका में जो गुणसूत्रों की संख्या है उसकी आधी होती है भैया पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या। यानी कि मात्र कोशिका में अगर 46 गुणसूत्र है तो पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी, यानी कि 23 हो जाएगी। हम समसूत्री विभाजन के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, एक एक चीज के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं जो डायरेक्ट आपसे आपके एग्जाम में पूछी जाती है, तो चीजें आपको याद रखनी है। समसूत्री विभाजन में हर हमेशा याद रखना है एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण होगा, और अर्धसूत्री विभाजन में हर हमेशा आपको याद रखना है एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होगा। बोलो, यहां तक कि कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो तो मुझे ये बता दीजिए। देखो, मैंने सिंपल बातें बताई है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया है कि आपके ऊपर होकर के निकले। मैंने समय लिया है ताकि चीजें आप तक आसानी से पहुंच सके।
मैंने इतना बताया है कि कोशिका विभाजन होता क्या है पहले क्वेश्चन में, फिर आधुनिक कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया था। उसके बाद में तीसरे क्वेश्चन मैंने बताया कि कोशिका विभाजन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। एक समसूत्री होता है जिसे माइटोसिस सेल डिवीजन कहा जाता है, एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है जिसे मियोसिस सेल डिवीजन कहा जाता है, एक असूत्री विभाजन होता है जिसे एमाइटोसिस सेल डिवीजन कहा जाता है। ठीक है, फिर मैंने आपको समसूत्री विभाजन के बारे में बताया कि हमारी काया की जो कोशिकाएं हैं यानी कि शरीर का निर्माण करने वाली जो कोशिकाएं जैसे कि हाथ, पैर, मुंह, नाखून, नाखून तो हाँ नाखून भी कह सकते हो, बाल, यानी कि आपके जो कान है, नाक है, मुंह है, तो बहुत सारी चीजें हैं शरीर का, कोई सा भी हिस्सा ले लीजिए। जनन कोशिकाओं को छोड़कर इन सबका जो निर्माण हो रहा है वो समसूत्री विभाजन के द्वारा हो रहा है। शरीर की जो मरम्मत है उसमें किस प्रकार का विभाजन होता है, तो कोशिका विभाजन होता है, इतना आपको याद रखना है। जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, फिर मैंने आपको ये बताया कि समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका और जो पुत्री कोशिका है दोनों में समान होती है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में क्या हुआ, मात्र कोशिकाओं में जो गुणसूत्रों की संख्या उसकी आधी होती है भैया, पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या। बस इतनी चीज बताइए। एक चीज मैंने ये बताया कि समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 2 कोशिका बनती है, अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिका बनती है। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आराम से आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, किसी भी भाई को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे भाई। ठीक है, तो हम बिल्कुल आसान भाषा में सीखने वाले हैं इन सारी चीजों को, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं कह रहा हूं कि कोशिका विभाजन से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपने बहुत बार पढ़ा होगा कायिक कोशिका, शरीर की मरम्मत, जनन कोशिका, इन सब के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। इसके बारे में भी आपने बहुत बार सुना होगा कि भैया मात्र कोशिकाओं में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो पुत्री कोशिकाओं के समान होती है, तो वो किस प्रकार का विभाजन है, वो समसूत्री विभाजन है। मात्र कोशिकाओं में जो गुणसूत्रों की संख्या है उसकी आधी होती है पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या, ये किस प्रकार का विभाजन है, अर्धसूत्री विभाजन है, आपने बहुत बार पढ़ा है। तो मैंने कोई अलग चीज तो नहीं बताई आपको, वही चीजें बता रहा हूं जो पहले से पढ़ी हुई है भैया, है कि नहीं है। हो सकता है आपको मैं थोड़ा सा आसान भाषा में देने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। मैं इतना समय क्यों ले रहा हूं, मैं ये चीजों को 2 मिनट में भी बताकर आपके पास से निकल सकता था, है कि नहीं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो भी भाई इस क्लास को देख रहा है, इस क्लास को समझ रहा है, इस क्लास को पढ़ रहा है, उसको बहुत अच्छे से समझ में आए। विश्वास रखिए मेरे दोस्त, जिस तरीके से आपने ये चीजें सीखी है वैसे ही आगे मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखाने वाला हूं, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपको हमारे साथ जुड़ना है। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। ठीक है मेरे भाई, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चले भैया, ओके, देखिए भैया आगे चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4। बताइए क्या राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। समसूत्री विभाजन की खोज किसने की, बताइए। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर बी है हर्टविग, ऑप्शन नंबर सी है रीमेक, ऑप्शन नंबर डी है रुडोल्फ विर्चो। अभी अभी मैंने आपको बताया कि कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है, एक समसूत्री, एक अर्धसूत्री और एक असूत्री, माइटोसिस, मियोसिस और एमाइटोसिस, बताया था ना। देखो जो फ्लेमिंग होता है इन्होंने खोज की थी भैया समसूत्री विभाजन की, समसूत्री विभाजन की। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि समसूत्री विभाजन की खोज किस वैज्ञानिक ने की, तो फ्लेमिंग ने की। हर्टविग के बारे में पूछा जाए तो अर्धसूत्री विभाजन की खोज की थी भैया इन्होंने, अर्धसूत्री विभाजन की खोज की थी भैया इन्होंने। रीमेक के बारे में पूछा जाए तो बता देना इन्होंने असूत्री विभाजन की खोज की थी, इन्होंने असूत्री विभाजन की खोज की थी। और रुडोल्फ विर्चो के बारे में आप जानते हो कि 1855 में इन्होंने मॉडर्न सेल थ्योरी यानी कि आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया था। और इस आधुनिक कोशिका सिद्धांत का कथन क्या था, ओमनी सेलुला ई सेलुला, यानी कि प्रत्येक नई कोशिकाओं का जो निर्माण है उसकी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। ओमनिज सेलुला ई सेलुला, यही कहा था मैंने आपसे। इसके बारे में भी लिख देता हूं कि प्रत्येक नई कोशिकाओं का निर्माण उसकी
पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। बोलो, जल्दी बताओ। ये चीजें तो मैं पहले बता चुका आपको ऑप्शन नंबर डी वाली मॉडर्न सेल थ्योरी के बारे में, आधुनिक कोशिका सिद्धांत के बारे में 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। लेकिन ये चीज नहीं है। यहाँ पर हमें 3 चीजें पढ़ने की आवश्यकता है, 3 चीजें सीखने की आवश्यकता है कि कोशिका विभाजन होता है वो 3 प्रकार का होता है, समसूत्री, अर्धसूत्री और असूत्री। मेरे साथ बोलिए, समसूत्री, अर्धसूत्री और असूत्री। तो समसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने की थी। अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? हर्टविग ने की थी। और असूत्री विभाजन की खोज किसने की थी भैया? रिमेक ने की थी। भैया ये 3-4 चीजें हैं, ये चीजें आपको सीखने की आवश्यकता है। बोलो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। समसूत्री विभाजन की खोज फ्लेमिंग ने, अर्धसूत्री विभाजन की खोज हर्टविग ने और असूत्री विभाजन की खोज रिमेक ने की है भैया। बोलो, किसी को प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चनों को लिख लेना भैया, बहुत काम की चीज है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 5। छोड़ करके मत जाना, क्योंकि इस चीज में मैं इस क्वेश्चन में मैं आपको इतनी अच्छी अच्छी चीजें बताने वाला हूँ मेरे भाई, बहुत अच्छी अच्छी चीजें। और जो बताने वाला हूँ उनको नोट कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। डायरेक्ट आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5। आज का अंतिम क्वेश्चन है, छोड़ करके मत जाना, बहुत अच्छी चीज सिखाने वाला हूं जो आगे आने वाली क्लासों में भैया आपके काम आएगी। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि मनुष्य की जो कोशिका होती है वो संवर्धन माध्यम का मतलब होता है कल्चर मीडिया, आप लैब भी कह सकते हो, कि में कितने समय में विभाजित होती है। बताइए, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है 24 घंटा, ऑप्शन नंबर बी है 90 मिनट, ऑप्शन नंबर सी है 20 मिनट, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। भाई, किसी कोशिका को अगर संवर्धन माध्यम में देखा जाए विभाजित करा के भाई कितने समय में विभाजित हो रही है, तो वो 24 घंटे में विभाजित होती है। कितना समय लगता है? 24 घंटा। ठीक है, अब ध्यान से समझना। पहली बात तो ये है कि मान लीजिए कोई कोशिका है, ठीक है। अब इस कोशिका, अगर ये कोशिका डायरेक्ट विभाजित होगी भाई, डायरेक्ट इस कोशिका का अगर विभाजन होगा तो आप सभी को पता है इससे अनेक कोशिका बनेगी। जैसे कि ये कोई कोशिका है तो इससे 2 कोशिका बन गई। ठीक है, बात तो सिंपल है भाई। अगर ये कोशिका है तो इससे अगर नई कोशिका बनेगी तो विभाजन के समय तो भैया वो डिवाइड होगी, यानी कि छोटे टुकड़ों में बटेगी। ठीक है, उसके बाद में फिर ये कोशिका, अगर इस कोशिका का विभाजन होगा तो ये और छोटी हो जाएगी। उसके बाद में अगर इस कोशिका का फिर विभाजन होगा तो ये और छोटी हो जाएगी, है कि नहीं है। उसके बाद में अगर इस कोशिका का विभाजन होगा तो ये और छोटी हो जाएगी, है कि नहीं है। उसके बाद में अगर इस कोशिका का विभाजन होगा तो ये और छोटी हो जाएगी। तो डायरेक्ट अगर किसी कोशिका का विभाजन हो रहा है तो उसका मतलब यह है कि वो एक निश्चित समय के पश्चात वो विलुप्त तो हो जाएगी। एक निश्चित समय के पश्चात वो विलुप्त हो जाएगी। मेरी बातों को ध्यान से समझना मेरे भाई। अगर आपने ध्यान से समझा ना तो आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट निकल करके आएगा और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। मैंने आपसे कहा है कि अगर आपकी कोई कोशिका है वो डायरेक्ट डिवाइड होती है, वो डायरेक्ट विभाजन करती है, वो डायरेक्ट विभाजित होती है, तो देखो उसके आकार में कमी आ जाएगी। फिर आगे गई तो और छोटी हो गई, आगे गई तो और छोटी कोशिका बनी, आगे गई तो और छोटी कोशिका बनी, और लास्ट एंड फाइनल में जाकर के वो विलुप्त हो गई। यही मैंने चीज कही। हर हमेशा जब भी किसी कोशिका का विभाजन होता है, जब भी कोई कोशिका अपने आप को विभाजित करती है तो वो सबसे पहले क्या करती है? तो वो सबसे पहले वृद्धि करती है मेरे भाई। वो सबसे पहले क्या करेगी? वो सबसे पहले वृद्धि करती है, और वृद्धि करने के पश्चात में फिर उसका विभाजन होता है मेरे भाई। जब उसका विभाजन होता है, जब उसका क्या होता है? जब उसका विभाजन होता है तो आगे वृद्धि करती जाएगी, जैसे किसने वृद्धि की और आगे जाकर के फिर इसका विभाजन हो गया। तो क्या कोशिका विलुप्त होगी? क्या नहीं होगी भैया। क्या आगे जाकर के कोशिका विलुप्त होगी? क्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें पहले क्या हो रही है? इसमें पहले वृद्धि हो रही है। देखो ये कोशिका है, इसने अपना आकार बढ़ाया, है कि नहीं है। इसने वृद्धि की, और वृद्धि करने के पश्चात में फिर इसका विभाजन हुआ, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भैया।
तो जब भी कोई कोशिका विभाजित होती है तो सबसे पहले वो वृद्धि करती है और उसके बाद में उसका विभाजन होता है। ये चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि जब भी किसी कोशिका का विभाजन होगा तो पहले वो वृद्धि करेगी। जैसे कि हम जो है वो हमारी एग्जाम में फॉर्म भरने के बाद में हम तैयारी करते हैं और उसके बाद में हम एग्जाम देने जाते हैं, उसी तरीके से पहले जो कोशिका होती है वो वृद्धि करती है, अपनी तैयारी करती है और उसके बाद में उसका विभाजन होता है मेरे भाई। क्या चीजें आपको समझ में आई? अगर वो डायरेक्ट विभाजित होगी तो वो आगे जाकर के विलुप्त तो हो जाएगी, वो आगे जाकर के विलुप्त हो जाएगी। तो जब भी कोई कोशिका अपने आप को विभाजित करती है तो पहले उसमें वृद्धि होती है, उसके बाद में उसका विभाजन होता है। और इतनी चीज याद रखना मेरे भाई, जब भी किसी कोशिका में वृद्धि होगी तो जो टोटल समय लगता है उसका लगभग 95% समय तो भैया सिर्फ वृद्धि में लग जाता है और 5% जो समय होता है मेरे भाई, वो 5% समय मेरे भाई विभाजन में लगता है सिर्फ। तो विभाजन में कितना समय लगा? सिर्फ 5%। लेकिन वृद्धि में, इस वृद्धि के बारे में हम आपको डिटेल में समझाएंगे। ये समझ लीजिए कि भैया वृद्धि क्या है, इतना आप समझ सकते हो कि जब भी कोई कोशिका विभाजित होती है तो उससे पहले की जो तैयारी है वो भैया वृद्धि प्रावस्था में करती है। इसे इंटरफेज भी कहा जाता है, अंतरावस्था भी कहा जाता है। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। बस इतना याद रखना है कि कोशिका विभाजन के लिए जो तैयार होती है वो इस समय में होती है, यहाँ पर वृद्धि होती है इस समय में होती है, यानी कि यहाँ पर तैयार होती है भैया आपकी कोशिका विभाजन के लिए। तो ये कोई कोशिका है, पहले वृद्धि करेगी, उसके बाद में उसका विभाजन होगा। जो वृद्धि कर रही है उसमें 95% का समय लगेगा भैया और विभाजन में सिर्फ 5% का समय लगेगा। तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है कि मनुष्य की कोई कोशिका है वो संवर्धन माध्यम में कितने समय में विभाजित होती है? तो कितने समय में विभाजित होती है? वो 24 घंटे में विभाजित होती है। तो भैया 24 घंटे में अगर वो विभाजित हो रही है तो लगभग 23 घंटे का जो समय है वो तो सिर्फ वृद्धि में लग जाएगा भैया। और जो 1 घंटे का समय है वो 1 घंटा का समय भैया विभाजन में लगेगा। यानी कि जो मनुष्य की कोशिका है उसमें 23 घंटा तो सिर्फ वो वृद्धि करने में लग जाएंगे, उसकी तैयारी करने में लग जाएंगे भैया, और वो सिर्फ 1 घंटे में विभाजित हो जाएगी भैया। ठीक है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भैया। ये चीजें आगे आपके काम आएगी, याद रखना। आगे आने वाले जो क्वेश्चंस है उनमें मैं आपको इन सभी चीजों के बारे में बताने वाला हूं मेरे भाई, इसलिए इन सभी चीजों को ध्यान से समझ लीजिए। जब भी कोई कोशिका विभाजित होगी तो विभाजित होने से पहले उसमें वृद्धि होगी भैया, जिसमें लगभग पूरी कोशिका विभाजन में जो समय लगता है उसका 95% समय वृद्धि में लगेगा और विभाजन में भैया सिर्फ 5% समय लगता है। यानी कि मनुष्य की कोशिका अगर 24 घंटे में विभाजित हो रही है तो 23 घंटे का जो समय लगता है वो सिर्फ वृद्धि में लगता है और 1 घंटे का जो समय है वो विभाजन में लगेगा मेरे भाई। बात क्लियर है? किसी भाई को कोई प्रॉब्लम यहां तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक बात को याद रखना कि जो ईस्ट होता है, जिसे आप कवक भी कह सकते हो, ईस्ट कवक होता है एक प्रकार का, इसकी कोशिका जो विभाजित होती है वो 90 मिनट में होती है मेरे भाई। इसकी कोशिका में जो विभाजन में समय लगता है वो 90 मिनट का समय लगता है। और जो जीवाणु होता है उस जीवाणु की कोशिका में जो विभाजन में समय लगता है, जीवाणु की कोशिका जो विभाजित होती है उसमें सिर्फ 20 मिनट का समय लगता है। तो ये आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। अगर मनुष्य की कोशिका के बारे में बात करें तो 24 घंटे का समय लगता है, ईस्ट के बारे में बात करें तो 90 मिनट का समय लगता है, जीवाणु की कोशिका के बारे में बात करें तो 20 मिनट का समय लगता है। आज हम यहीं तक रखते हैं। आशा करता हूं जो चीजें मैंने आपको सिखाई है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके सेकंड पार्ट में इंतजार करना, इससे बेहतर और अच्छी अच्छी चीजें आपको सिखाने वाला हूं। कोशिका चक्कर के बारे में बताने वाला हूं, जहां से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि कोशिका उपापचय रूप से सक्रिय किस अवस्था में होती है, डीएनए का संश्लेषण किस अवस्था में होता है। इन सारी चीजों के बारे में हम भैया डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो बस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।